Online students, am I audible to you? Share. आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? क्लियर है? थैंक यू. ऑलराइट, सो यस एवरीबॉडी, समझ नहीं है रमैया, समझ आ गया था कल पे? तो अपन ने ये पढ़ा था कि कंसिडरेशन प्रोमिजी से तो मूव कर ही सकता है, लेकिन प्रोमिजी के बिहाफ पर किसी और पर्सन से भी मूव कर सकता है, राइट? So, अपने एग्जाम्पल में कल जो मदर थी वो तो प्रोमिजी थी, उन्होंने कहा था कि पैसे देंगे ब्रदर को, लेकिन जब मदर नहीं रही तो उनके बिहाफ पे उनकी डॉटर भी पे करने के लिए बाउंड है ना. वैसे भी उनमें आपस में रिटर्न डीड हो गई थी मामा जी में और बेटी में, राइट? मामा जी भी नहीं है, आगे मामा नहीं, ये नहीं थे मामा जी, तो दूसरे आगे. बेटा कहीं पूरी केस स्टडी में मामी का जिक्र नहीं हुआ था, जबरदस्ती पैदा मत करो यहाँ पे. इसकी नहीं, आप लोगों की सबकी मामी होगी वो तो. बाद में मेरे जाने के बाद पता कर लेना, अभी यहाँ पे तो फोकस करो. तो उल्टा कर दिया क्या? ओहो. चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही है. चेन्नई रमैया लिख के आना है प्रोमिसी और ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी. अब एक बार इसका ये केस ना यहाँ से भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है? क्योंकि इसमें केस स्टडी का क्वेश्चन जनरली बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं. तो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन एग्जांपल एवरीबॉडी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे. बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे. नीड पिन ड्रॉप साइलेंस. आप ये चैप्टर खत्म हो सकता है आज अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो, बट इस केस में अगर नहीं करोगे तो फिर ज्यादा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा 10 मिनट तो कम से कम. तो रुकना नहीं चाहते हो ना आप लोग, तो बिल्कुल चुपचाप होके पढ़ लो. चुप रह के पढ़ोगे तो ज्यादा एंटरटेनिंग भी बन सकती है, केस स्टडीज भी अपन अच्छे डिस्कस कर सकते हैं. और अगर और अगर बातें करोगे ना तो फिर आई विल फोकस की जल्दी पढ़ाओ जिससे कि बात करने का टाइम ही नहीं मिले, ठीक? So I don't want to teach at a faster speed, but if you will talk, then I will have to do that. चलो आ जाओ इस पे. Consideration from may move from promisee or any other person. इसका example number 6 अपन discuss कर रहे हैं यहाँ पे. An old lady made a gift of her property to her daughter. कल जो डिस्कस किया था ना उसी को रिलेट करके समझना. बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है. नहीं है, यही पूछना था बस, यस या नो ही था आंसर. एन ओल्ड लेडी. ओल्ड लेडी पता है आपको यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में कौन है? मेड अ गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी टू हर डॉटर. वो प्रॉपर्टी अब देना नहीं चाहती, पीछे जाके बैठ गई है, ठीक है? विथ अ डायरेक्शन दिया इन्होंने टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युइटी. एन्युइटी के बेसिस पे मतलब इंस्टॉलमेंट में हर साल थोड़ा अमाउंट देगी वो, ठीक है? ये लाइन समझ में आ गई बेटा? 500 करोड़ की बात होती है ना, 1 करोड़ में. चलो. ऑन द सेम डे, अब ऑन द सेम डे डॉटर, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई उसी दिन डॉटर ने एग्जीक्यूट किया इन अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर अग्रीइंग टू पे एन्युइटी. डॉटर ने लिखित में ये दे दिया कि मैं एन्युइटी दूंगी आपके बिहाफ पर, ठीक है? आपके बिहाफ पे एन्युइटी एनुअली, हर साल, ठीक है? अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हो? The daughter did not, however, pay the annuity, and the uncle sued to recover it. तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, जो ओल्ड लेडी है वो थोड़े दिनों में चली जाती है. एक्चुअल एग्जाम्पल में चिन्नैया रमैया में तो इन्होंने कहा कि डॉटर ने लिख के दे दिया कि भाई मैं ओल्ड लेडी के बिहाफ पे दे दूंगी, मदर के बिहाफ पे दे दूंगी. मदर की डेथ हो गई, उसने कहा जिनके बिहाफ पे दे देती वो तो है ही नहीं, तो मुझे देना क्यों है?
The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover. Uncle ने sue कर दिया daughter को recover करने के लिए पैसे. It was held that there was a sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. तो promisee या promisee के behalf पर किसी और से भी consideration क्या हो सकती है, move हो सकती है. Promisee इस केस में first promisee was the mother. मदर नहीं तो मदर के बिहाफ पर जिसको बोला है वो भी बाउंड है देने के लिए कंसिडरेशन. तो ये लाइन जब भी आए आपके, दैट अ पर्सन कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर हो सकते हो आप, आपकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती कंसिडरेशन देने की, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा आपको होना ही पड़ेगा. तो यू मे बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देना तो इनको था लेकिन वो दे रही है. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो हो सकते हो बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना थी. पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तीनों ही जने थे. तो जब भी ये लाइन आए, इतनी डिस्कस हो चुकी है, चिन्नैया रमैया तो स्पेसिफिकली लिख कर आना है. चिन्नैया रमैया का केस लॉ क्या है वो अपन काफी अच्छे से समझ चुके हैं. यहाँ इस क्लास में बेटा हर एक बच्चा इसको लिख के आ सकता है. आप अपनी तरफ से बस ये रिलेशन मत चेंज करना, ओल्ड लेडी, मैटरनल अंकल और डॉटर वाला. बाकी लैंग्वेज आप अपनी बना के आ सकते. नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पाएगा बेटा. बेटा इनमें से कोई एक तो मदर है और एक डॉटर है. एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं कौन सी वाली मदर है कौन सी वाली डॉटर है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. तो किसने स्यू किया होगा, तो मेरे हिसाब से स्यू का जो केस बना होगा ना चिन्नैया को किया होगा, तो मे बी चिन्नैया इज द डॉटर, मे बी. सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, इसको अपन और रिसर्च कर सकते हैं. बट ये है मदर और डॉटर का केस. नहीं, उनका नहीं आएगा क्योंकि बात सारा चिन्नैया रमैया के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट थी जिसने डिसीजन दिया था, उन्होंने जो नाम दे दिया उसी नाम को फॉलो करेंगे. अपने हिसाब से नाम नहीं बदल सकते और कोर्ट अपने हिसाब से नाम डिसाइड कर लेती है. अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे. पॉइंट नंबर 3, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. बहुत इजी सा पॉइंट है ये, फर्स्ट लाइन में देख लो. A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. तो पहला पॉइंट ये आ रहा है, ऐसी कंसिडरेशन जो परफॉर्मेंस का पार्ट है, मतलब आपने जो दे दी, एक्शन हो गया, तो ऐसी कंसिडरेशन क्या है, एग्जीक्यूटेड. आपने मोबाइल खरीदा, बदले में पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए, परफॉर्मेंस हो गई, तो ऐसी कंसिडरेशन को अपन क्या नाम देते हैं, एग्जीक्यूटेड. और अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए लेकिन पैसे दे पे करने का प्रॉमिस कर दिया कि आपको पेमेंट नहीं देंगे, अभी नहीं दिया बट आपको 5 दिन में पेमेंट दे देंगे, तो ऐसी कंसिडरेशन क्या हो गई, एग्जीक्यूटरी. इंस्टॉलमेंट्स के केस में भी एग्जीक्यूटरी चलती है, वो टाइम भी चलती रहती है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन. नेक्स्ट टॉपिक आ. तो अभी यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे हैं दो, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो गई पेड, एंड प्रॉमिस टू पे कंसिडरेशन क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी. और एग्जीक्यूटेड इज परफॉर्मेंस मेड, कंसिडरेशन पेड. क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें पॉइंट में, पीछे जो बैठे. नेक्स्ट अब ये फोर्थ पॉइंट समझिए, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट कंसिडरेशन आपको सबको पता है जो चल रही है अभी हाल में, जैसे अभी मैंने कैश आपको दे रही हूँ, तो दिस इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर जो प्रॉमिस कंसिडरेशन का मैंने किया है कि मैं आपको ये कंसिडरेशन दूंगी, ठीक है, सो दैट्स अ फ्यूचर कंसिडरेशन. अब बात हो रही है यहाँ पे आपकी पास्ट कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन को ऐसे समझो, मैंने किसी सफाई वाले को आकर ये बोला कि भाई मेरे घर में आप सफाई कर जाना, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वो आ रहा है, ठीक है, उसने काम कर दिया, और क्योंकि हमारा ट्रस्ट लेवल है, वो आके काम करके सफाई करके चला गया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए. कुछ दिनों बाद मैंने उसको जाकर पैसे दिए, ठीक है, काम हो चुका है. फ्यूचर के केस में काम भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं दिए, दोनों का प्रॉमिस ही किया है. इस केस में काम तो हो चुका है पास्ट में,
पैसे आप बाद में देंगे, राइट? तो वो कंसिडरेशन कैसी कहलाती है? पास्ट कंसिडरेशन। ठीक, इसी एग्जाम्पल का तीनों सिनेरियो समझ लो ध्यान से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे। सफाई करने वाला आया, मेरी रिक्वेस्ट पे सफाई करा और चला गया। उस टाइम उसको पैसे नहीं दिए, काम कब हुआ? पास्ट में। पैसे उसको दिए 1-2 हफ्ते बाद में। तो ये कंसिडरेशन कैसी हुई? पास्ट कंसिडरेशन। दूसरा सिनेरियो है, अभी काम हुआ, अभी पैसे दे रहे हैं, हैंड टू हैंड चल रहा है, दिस इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। तीसरी सिचुएशन जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि वो 1 महीने बाद आके सफाई कर जाएगा और मैंने कहा 1 महीने बाद आके पैसे भी ले, तो ये कंसिडरेशन कैसी हुई? फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इसको यहाँ लैंग्वेज से समझना जरूरी है क्योंकि इसको पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आपने ये एडवांस कहलाता है, ये टर्म इधर ही नहीं है, वो एडवांस होता है, एडवांस पेमेंट जो, राइट? तो इस केस में अगर अपन बात करें कि जैसे अपन ने पैसे पहले दे दिए और काम होगा आने वाले 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या ऐसे इस तरीके से काम होगा, तो वो कंसिडरेशन वैसे प्रेजेंट की कैटेगरी, पैसे आपने अभी दिए तो, लेकिन इसको टर्म नहीं दिया, उसको एडवांस की कैटेगरी। हाँ जी पीछे बेटा, बहुत अच्छा। तो नहीं पीछे, तो एकदम लास्ट में सो गए थे वो थोड़ा सा, राइट? कहाँ तक सुना था बेटा लास्ट? ऐसे नींद आ जाती है कि बैठे बैठे? हाँ, फिर पड़ जाओ तो यस। अब ये लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज समझने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बट इसको मैं यही समझा देती हूँ जैसे घर जाके ये परेशानी नहीं आई कि क्लास में तो समझ में आ गया था, घर जाके पढ़ा तो ऊपर से चला गया। सब कुछ वही दे रखा है लेकिन थोड़ा सा लॉ की भाषा में दे रखा है। So understand this with me. The word has done or abstained from doing are the recognition of the doctrine of past consideration. अपन ने कल जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें 3 चीजें पढ़ी थी ना, हैज डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन्स, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन, राइट? ये पढ़ा था। तो इसमें जो हैज डन वाली लाइन थी वो पास्ट की बात कर रहे थे कि काम हो चुका है, राइट? तो वो किसका पार्ट बनेगा? पास्ट कंसिडरेशन का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, in order to support a promise, past consideration must move by a previous request. अगर कोई सफाई करने वाला मेरी रिक्वेस्ट के बिना आके साफ करके चला गया तो मैं उसको बाउंड हूँ पैसे देने के लिए? नहीं, मेरी इच्छा है तो मैं दे दूँ, नहीं हो तो नहीं दूँ। तो इसमें क्या जरूरी है होना? प्रीवियस रिक्वेस्ट। तो कंसिडरेशन तभी पास ऑन होगी जब प्रोमिसर की क्या होगी? प्रीवियस रिक्वेस्ट। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, प्रीवियस रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट आगे देखो, it is a general principle that consideration is given and accepted in exchange for the promise. ये सबको पता है कि कंसिडरेशन प्रॉमिस के बदले में दी जाती है, राइट? आगे देखो, the consideration if past may be the motive but cannot be the real consideration of a subsequent promise. तो यहाँ पे बात हो रही है कि पास्ट कंसिडरेशन किसी का मोटिव हो सकता है, काम सफाई करके जाने की उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ सफाई करने से मैं उसको पैसे देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। मेरी रिक्वेस्ट पे काम करे, पहली बात तो मेरे हिसाब से सफाई करके जाए, राइट? जिस दिन बोला उसी दिन करके जाए, तभी मैं बाउंड हूँ। सिर्फ और सिर्फ काम का होना आपकी कंसिडरेशन का एसेंशियल पॉइंट नहीं बनेगा। आपके घर में बाहर गार्डन है, उसमें कोई भी गार्डनर आके पेड़ वेड़ सब सही करके चले जाए और बोले लाओ निकालो 2000 रुपए, आप बोलो मैंने थोड़ा बोला था, या आपने बोला कि गार्डन की सफाई कर जाना, वो आधी सफाई करके कि आधी छोड़ गया, तो आप पैसे देने के लिए बाउंड हो? तो यही पॉइंट इसमें दे रखा है कि कंसिडरेशन जो पास्ट है वो आपका मोटिव हो सकता है, सामने वाला काम कर सकता है, लेकिन वो उसके बदले आप उसको पैसे दोगे ही दोगे ये जरूरी नहीं है, सब्सिक्वेंट प्रॉमिस जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इच्छा के हिसाब से हुआ तो ही आप बाउंड हो, वरना आप बाउंड नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। But the event of services being rendered in the past at the request और डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट यही काम अगर प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे हुआ है
उसकी डिजायर से हुआ है, द सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इज रिगार्डेड एज एन एडमिशन दैट पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट ग्रेटिशुअस। ग्रेटिशुअस का मीनिंग देखो, फ्री। तो अगर प्रोमिसर की इच्छा से काम हो रहा है तो उस केस में बात करें अपन, तो ये मान के चलेगा कि ये मेरे कहने पे आया था, ये जो काम था ये ग्रेटिशुअस नहीं था, फ्री नहीं था, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, प्रीवियस रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। इतनी सी बात कह रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर को तो समझाया नहीं, सिर्फ पास्ट पे समझाया है कि पास्ट कंसिडरेशन प्रीवियस रिक्वेस्ट पे होती है और काम का होना आपको सब्सिक्वेंट प्रॉमिस के लिए बाउंड नहीं करता। लेकिन अगर काम प्रोमिसर की इच्छा से हो रहा है, डिजायर से हो रहा है, रिक्वेस्ट से हो रहा है, तो आप ये मानेंगे कि वो काम ग्रेटिशुअस नहीं था, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। एनी डाउट? प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स, गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? आप चाहो तो इसमें तीन चीजें अंडरलाइन कर लो। एक तो प्रीवियस रिक्वेस्ट, दूसरा अंडरलाइन करो कैन नॉट बी द रियल कंसिडरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। काम के बदले पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो काम प्रोमिसर की डिजायर पे हो रहा है तो फिर मिलेंगे। तो तीसरा पॉइंट अंडरलाइन करो, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर subsequent consideration is regarded as an admission। आपको अगर ये लैंग्वेज याद करने में मुश्किल आए तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट ये 3 पॉइंट्स कवर करने जरूरी है। ठीक है? कोई डाउट किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट को यहाँ पर इस वाले पॉइंट में? यही इस पर्टिकुलर चैप्टर का थोड़ा सा ऐसा पार्ट था जो समझने में टाइम लगता है। गॉट इट? आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब ये पॉइंट देखो, अब तो इजी पॉइंट्स बच रहे हैं आपके। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर की शॉप पे गए और ज्वेलर की शॉप पे जाके आपको कोई नेकलेस बहुत पसंद आ गया, बट आप प्लान करके नहीं गए थे, पैसे लेकर नहीं गए, राइट? तो आपने उसको कहा कि भाई मेरे को ये पसंद तो आ रहा है नेकलेस, बट अभी पैसे नहीं लेकर आया, डिसाइडेड नहीं था, अब इतना अमाउंट तो कोई लेकर भी नहीं घूमता है, हर जना फोन पे टीम भी यूज नहीं करता, चेक बुक लेकर नहीं घूमते अपन। मैंने कहा आप ये नेकलेस अलग रख दो, नेकलेस है 10 lakhs का, आप उसको देकर आए 20,000 रुपए, आपके पास उतने ही थे उस टाइम पे। फिर 20,000 रुपए देते ही वो जो नेकलेस है वो आपके लिए बुक हो जाएगा ना? मना थोड़ी ना करेगा वो, सामने वाला अगर राजी है वो कह सकता है कि भाई 20,000 वो इसी शर्त पे ले रहा है कि वो बुक हो गया नेकलेस, और 4-5 दिन में जो भी डेट डिसाइड हो उस दिन में आके ले जाना आप। ठीक है? अब इस केस में बुक कर लिया ज्वेलर ने वो नेकलेस 20,000 रुपए लेकर, 5 दिन की बात हुई, 5वें दिन आप 5 दिन से पहले ही तीसरे दिन ही उस ज्वेलर ने वो नेकलेस बेच दिया। आप गए, उसने बोला कि है ना आपने जो कंसिडरेशन दी थी वो एडिक्वेट थोड़ी ना थी, 10 लाख के 20,000 कितना फर्क है? 20,000 कोई कंसिडरेशन एडिक्वेट होती है? मेरे को कंसिडरेशन आपने पूरी दी नहीं, मैंने तो बेच दिया, राइट? तो ये कानून कहता है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेसी पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। कंसिडरेशन की एडिक्वेसी रीजनेबल टाइम पीरियड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, अग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी, बट आपने जो भी टोकन मनी बदले में दे दिया वो मनी वही काम करेगा। अगर आप 20 लाख रुपए देते तो भी आपका वो नेकलेस उस वक्त हो जाता, और 20,000 आपने दिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो भी वो आपके लिए बुक हो गया है। वो बाउंड है आपको वो नेकलेस देने के लिए वंस यू पे द कंप्लीट अमाउंट, राइट? उससे पहले वो उसको सेल नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई ऐसी केस स्टडी आए कि किसी में पैसे देने थे 50 रुपए और 50 की जगह उसने 10 ही रुपए दिए, तो कंसिडरेशन इन एडुकेसी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, तो कर सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म? नहीं कर सकते। तो कौन सा प्रोविजन लिखोगे कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब सफिशियंट होते
यहाँ पर जब बात हो रही है तो ये पहला पैराग्राफ इसका देख लो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। तो कंसिडरेशन में जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो ही हो। अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन, नीड नॉट बी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस का अमाउंट था एग्जैक्टली उसके इक्वल हो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन करो, need not be approximately of equal value। और तीसरी चीज अंडरलाइन करो, it must be something which the law regard as having some value। लेकिन कंसिडरेशन कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। आप कहीं पर कोई सामान खरीदने गए, आपके पास पैसे नहीं है, बोले मेरा पुश्तैनी पेन रख लो, बहुत कीमती है, प्राइस लेस है, पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट में, लेकिन पुश्तैनी है, 25 साल पुराना है, तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मान सकते। वैल्यू होनी जरूरी है उस चीज की। आप किसी को 25 पैसे का सिक्का देके आ जाओ, बोले देखे ही नहीं होंगे 25 पैसे के सिक्के, हो सकता है आज से 10 साल बाद इसके लाखों रुपए मिल जाए आपको, राइट? पुश्तैनी है, रख लो। और आप सामान उससे 25 पैसे के सिक्के के बदले आप लेकर आए 20,000 का सामान, तो वो कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, सामने वाला मना कर सकता है, करेगा ही करेगा। ठीक है जी, बस यही इसका पॉइंट पढ़ना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। लॉ समझ में आ रही है कि आप लोगों को सबको? एवरीबॉडी सिटिंग इन द लास्ट, एक कुणाल के अलावा बाकी सब हाँ पीछे दिख रहा है। तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है लॉ में? पक्का? ठीक है, तो अब इस केस में तुम आप लोगों को लॉ जब इतनी अच्छी आ रही है तो आप कल सब लोग 5-5 हजार रुपए लेकर आना पढ़ाने के लिए। यही पॉइंट है आपका अगला, ठीक है? तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, समझ गए ना? आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे पहली लाइन से इसके, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने के लिए लीगली बाउंड हूँ, दिस इज माई ड्यूटी टू टीच यू हेयर, राइट? अब जो काम करने की मेरी ऑलरेडी ड्यूटी है, उस काम के लिए मैं आपसे अलग से 5-5 हजार लेके आऊं क्योंकि आपने कहा लॉ सबको समझ में आ रही है, राइट? तो मैं वो कंसिडरेशन आपसे नहीं ले सकती। पहली बात तो आप दोगे नहीं, दूसरी बात मैं लीगली आपको बाउंड भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दिस इज माई लीगल ड्यूटी टू टीच यू हेयर एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम पेड हियर। इसलिए मुझे पैसे मिलते हैं यहाँ आने के, राइट? डॉक्टर है, डॉक्टर ने फीस ले ली, फीस लेकर किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को कर दिया, सब उसने उसकी काम था, उसको उस हॉस्पिटल में बोला गया कि इसका ऑपरेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो उसकी ड्यूटी थी उस टाइम पे वो ऑपरेशन करना। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, उसने कर दिया, बोला आपके आदमी को जिंदा कर दिया, वो तो हालत ही खराब थी, मेरी वजह से सही हुआ, 5 लाख रुपए मेरी बैंक में ट्रांसफर कर देना। तो वो लीगली बाउंड नहीं हो आप उसको पैसा देने के लिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी थी। अगर उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो हॉस्पिटल वाले रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, राइट? आप अपनी इच्छा से कुछ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव देना चाहो तो दे सकते हो, बट लीगली बाउंड नहीं करना है। जिस काम के लिए आप ऑलरेडी बाउंड हो, जो आपकी जिम्मेदारी है करना, उसके लिए आप अलग से पैसे नहीं ले सकते, राइट? इज दैट ओके? पुलिस वाले खड़े हो जाए वहां पे रेड लाइट पे, फिर वो वहां पे आके बोले देखो आप लोगों को सबको हम एक्सीडेंट होने से बचा रहे हैं, सब लोग आके 500 रुपए देके जाएंगे, बोले आपकी जिम्मेदारी है करने की, राइट? वो तो अलग बात है। सो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। आई क्या ये वाली लाइन समझ में आप लोगों को? अब इसका पैराग्राफ खुद पढ़ो, देखो क्या आता है समझ में। सेकंड पैराग्राफ की 2 लाइन मत पढ़ना, स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ ही पढ़ना। टिप तो अलग चीज होती है, वो तो आप नॉमिनल अमाउंट होता है टिप तो। मतलब जो काम मैं आपको यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने फीस दी, उसमें आपकी राइट है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? अब आपका राइट है, मेरे को क्योंकि इंस्टीट्यूट पे कर रहा है तो मेरा ड्यूटी है यहाँ पे आपको पढ़ाने की। अब जो ऑलरेडी मेरी ड्यूटी है उसी काम के लिए मैं आपसे पैसे मांगू कि आपको लॉ समझ में आ रही है, लॉ निकालो पैसे। हाँ, अगर कोई खुशी से देना तो उस केस में जो ले रहा है उसको आप बाउंड नहीं कर सकते।
जैसे बताया डॉक्टर के केस में कोई खुशी से देता है कि भाई आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन अच्छे से कर दिया, दिस इज अ स्मॉल टोकन फ्रॉम अस, तो वो तो गिफ्ट है, कॉन्ट्रैक्टर पार्टी नहीं। हाँ, हाँ, गलत है, सर्विस चार्ज नहीं ले सकते आप मना कर सकते हो। मैंने तो हर जगह मना किया जाके बेटा, हाँ कभी नहीं दिया, अब तो हट गया, अब तो हट गया, लेकिन उससे पहले भी हम मना कर सकते हैं कि सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। अपन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वापस गेट बैक, ये पढ़ने को दिया था, बातें करने को नहीं दिया था। पढ़ लिया, बात तो मेरे से करते थे देर से, पक्का बड़ा। ठीक है, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, पढ़ा आप लोगों ने सबने? लास्ट में एक लाइन को अंडरलाइन कर लो, इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टेन। ये लाइन आ रही है ना, इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टेन। कंसिडरेशन वेग या अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, वेग का मतलब है नॉट क्लियर। कंसिडरेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। 500 का नोट है तो दिखना चाहिए कि वो 500 का है, 1000 का तो 1000 का दिखना चाहिए, 2000 का 2000 का दिखना चाहिए, एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो कंसिडरेशन है क्लैरिटी मेंटेन रखने वाला होना चाहिए। आपको कोई नोट देगी और आप समझ ही नहीं पाते यार, आधा तो 500 का लग रहा है, आधा 2000 का लग रहा है क्या चीज, तो वो इधर इधर से 2000 का और उधर से 100 रुपए का, तो है क्या ये चीज, राइट। तो वो कंसिडरेशन वैलिड होगी क्या, ये बता दो मुझे तो। अगर कोई ऐसा नोट आपको देकर जाए तो वो कंसिडरेशन वैलिड है कि नहीं, ले लोगे बेटा? लॉ के हिसाब से तो इनवैलिड है। आप चाहो तो स्यू कर सकते हो उसको, और आपको लगे कि नहीं ये करेंसी है जो काम की है, इधर से 2000 और इधर से 200, तो वो आप ले सकते हो, आप एट योर ओन रिस्क। माइनर से लो ही मतलब, बोलो ना उसको कि ढंग की चीज तो दे कम से कम, वैसे माइनर है। हाँ जी, चलो आ जाओ। कंसिडरेशन मस्ट बी, ये आया पॉइंट आप लोगों को समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे शांत बैठे हैं, आ रहे बेटे हैं, सो गए? ओ वहां पे बोलते हैं ना नॉन स्टॉप। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। आपको ये बोला जाए, आपको ये बोला जाए कि हाँ जी बेटा, कि आप लोग आपसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान खरीदा, मोबाइल खरीदा, आईफोन खरीदा, ठीक है। अब उस आईफोन के बदले मैंने कहा मैं यहाँ पे जादू करके मैजिक से खजाना निकालूंगी, ठीक है। तो खजाने से मैजिक से खजाना निकलेगा और वो आप आईफोन के बदले ले लेना, तो इज इट पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल, अनरियल है ना बस। नींद उड़ गई बेटा तुम्हारी, अच्छी उड़ गई मेरे ख्याल से। नो नो इट कैन, है ही नहीं ना उसमें खजाना, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? क्या क्या नाम है इसके, जादू, सॉरी, लेडी, सभी, ओल्ड लेडी की तो है ही कल से, ठीक। तो यस यस, वन मोर एग्जांपल, आपको बोला जाए अपन जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग पे घूमने गए, और आपको मैंने बोला कि है ना, मैं आपको ये ताजमहल बेच देती हूँ, लो निकालो 10 लाख रुपए, सो इज दैट पॉसिबल? आप दे दोगे 10 लाख रुपए उस ताजमहल के लिए? नहीं, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं आपको दे ही नहीं सकती। तो ये इल्यूजरी चीजें हैं, जैसे अब बस सुन लेना चुपचाप, जैसे ऐसे वादे करते हैं ना, चांद तारे तोड़कर लाएंगे, राइट। सो ऐसे जो बेटा, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ। सो ये जो चांद तारे तोड़ के लाने वाले वादे हैं ना, ये किसी लॉ वाले पर्सन को मत करना, वो कहेंगे इलीगल कंसिडरेशन है, पॉसिबल ही नहीं, सी यू इन द कोर्ट, क्या, डेफिनेटली। हाँ हाँ हाँ, वो तो डीएल चल रही है, खरीद सकते हो अभी थोड़े दिन। ये लीगल है, पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत?
भाई आप चांद पे जमीन भी खरीद सकते हो, चांद पे जा भी सकते हो। अभी थोड़े दिनों में वो एलन मस्क और वो लोग सब वो प्लान भी कर रहे हैं ले जाने का। तो हाँ हाँ हाँ, तारीफ कर ली। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गेट बैक गेट बैक। तो बॉयज इन द लास्ट, आप लोग डिजर्व ही नहीं करते इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना। यू डोंट डिजर्व दैट। नो नो आई डोंट। परमानेंटली भगाएंगे फिर। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी ने कोई सवाल पूछा, उसका सवाल तो बेचारे का इधर उधर रह गया, वो पूरा बोल नहीं पाया, उतने में पूरी क्लास ज्ञान बांटने लग गई। तो बेटा ये तो कर सकते हैं, लीगल वैधता है इसमें। इस केस में नासा नासा के पास जा सकते हो, नासा भेज रहा है अभी तो। है नहीं, बट उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैप्चर कर रखा है ना कि भाई हम गए थे वहां जाए। तो वो उस केस में आप खरीद सकते हो। वो पैसा जो होगा वो किसी इंडिविजुअल एसोसिएशन के पास खर्च नहीं होगा, वो जमा रहेगा। उसके लिए बहुत लाखों का वो हो रहा है कि भाई जो जहाँ गया उसने उस पर्टिकुलर पार्ट को अपना जमीन का हिस्सा बना लिया। तो वो बन रहा है लीगली है, बट अभी उसमें बहुत ज्यादा कोई वो नहीं आई चीजें, पानी ही नहीं है, अब क्या करोगे अभी तो सिर्फ। चलो आ जाओ, बैड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपका जो कंसिडरेशन है वो ना तो अनलॉफुल होना चाहिए, जैसे चरस गांजा दे देते हो आप लोग बदले में। इमोरल, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। अब आइए द थर्ड 2.3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सूट बाय अ थर्ड पार्टी। ये अब बिल्कुल शांति से सुनते जाओ, अब डिस्कशन नहीं, अगर टाइम बचा तो लास्ट में कर लेंगे, डाउट पूछ ले सकते हो, अननेसेसरी डिस्कशन। सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने अभी तक जो रूल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो स्यू नहीं कर सकती। राइट, आप वापस से उस लाइन को देखो, चिन्नैया रमैया वाले, कि आप कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर हो सकते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर नहीं हो सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप थर्ड पार्टी हो तो आपकी वैल्यू नहीं होती, जनरल केस है। राइट, तो दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो दोनों ही आपस में सल्टेंगे, तीसरा जो थर्ड पर्सन है उसका रोल उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, ये रूल है। बट अब इसी रूल के हैं बेटा एक्सेप्शंस, अपवाद, कि किस केस में थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। राइट, तो लाइन देखो आपकी, sued by a third party to a contract under Contract Indian Act, Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party. The third party cannot sue on contract. तीसरे आदमी से पैसा तो आ सकता है, कंसिडरेशन तो आ ही सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन के स्यू नहीं कर सकती, ये जनरल रूल है। राइट, ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो ही स्यू कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखो, सबसे पहले P हु इज इंडेटेड टू Q सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू R। P Q से इंडेटेड था और उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, R को। सो P Q से इंडेटेड था, मतलब P को पैसे देने थे Q को या लेने थे, देने थे देने थे देने थे। P who is indebted to Q, indebted है वो। R promises to pay off the debt amount to Q। R ने अपनी जो प्रॉपर्टी उसने सेल करी खरीदी, उसमें R ने बोला कि इसका जो पैसा है वो मैं Q को दे दूंगा। ठीक, तो ऐसे मानते हैं इसमें कि तीन पार्टी हैं, व्हाट्स योर नेम, दृष्टि, अनुष्का, सुहानी। तो दृष्टि, अनुष्का और सुहानी तीन पार्टी हैं यहाँ पे। दृष्टि को पैसे देने हैं अनुष्का को। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो ये है, दृष्टि किसको पैसे देगी, अनुष्का को। और दृष्टि ने एक जमीन है जो किसको सेल कर दी, सुहानी को, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, और जमीन सेल करते टाइम इसने कहा था कि जो पैसे हैं वो आप मेरी जगह किसको दे देना, अनुष्का को।
क्योंकि उसको पैसे देने थे, वो कर्जे पे क्रेडिटर है उसकी, उसको देने ही थे। उसने कहा जमीन मैं आपको सेल कर रही हूँ, वो वाला जो अमाउंट है मेरी जगह आप दे देना इनको। तो यहाँ पे जो सुहानी है वो थर्ड पार्टी थी। इफ आर फेल्स टू पे, आर जो है वो पे नहीं कर पाता, देन इन सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू स्यू एज आर इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो रूल ये है कि अगर सुहानी अनुष्का को पैसे नहीं दे सकी जमीन खरीदने के बाद, तो अनुष्का सुहानी को स्यू नहीं करेगी, अनुष्का तो दृष्टि को ही स्यू करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इन दो के बीच में हुआ था। ये दो ही आपस में इसको निपटाएंगे। तीसरा पर्सन जिसको बोला गया है कि आप पैसे दे दो मेरे बिहाफ पे, अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो जो अनुष्का है यहाँ पर, ये स्यू तो दृष्टि को ही करेंगी। ठीक है, वो बात अलग है कि दृष्टि बाद में सुहानी को स्यू कर दे, तो उन दोनों का मैटर है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? आप तीनों जो पीछे हंस रहे हैं, समझ में आया? हाँ जी बेटा, पीछे मत मुड़ो। यस यू, बहुत हंसी आ रही थी 2 मिनट पहले अभी। So have you understood this point? किसी को डाउट है? तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अनुष्का और दृष्टि के बीच में हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में सुहानी नहीं घुस सकती और वो दृष्टि को सू नहीं कर सकती। सुहानी के और सुहानी को सू कौन करेगा? अनुष्का, सॉरी दृष्टि, राइट? तो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी को इसमें? तो ऐसे एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे मुझे पैसे देने हैं इनको, राइट? मैंने जमीन सेल कर दी इनको और इनको कहा कि आप जमीन का जो पैसा है वो इनको दे देना, इन्होंने दिए नहीं, तो इस केस में ये आपस में स्यू नहीं करेंगे, इनका और मेरा मैटर ही सॉल्व होगा। हम आपस में लड़ लेंगे, जो करेंगे कर लेंगे। मैं मीडिएटर नहीं हूँ, मेरा दोनों के साथ एक एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मेरा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरा और इनका हुआ, तो ये हम दोनों आपस में सलटेंगे। मेरा और इनका हुआ तो हम दोनों आपस में, ये दोनों आपस में नहीं सलटेंगे। हाँ, दोनों दोनों केस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसके अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। The stranger to a contract cannot sue is a doctrine of privity of contract. इस doctrine को कहते हैं doctrine of privity to contract। वो एक लाइन एक नंबर में पूछ सकता है that what is doctrine of privity to contract। तो आप लिखेंगे a person who is third party cannot sue। जो थर्ड पार्टी है वो sue नहीं कर सकती, जो स्ट्रेंजर है वो sue नहीं कर सकता। ऐसे तो थर्ड पर्सन आके पता नहीं कौन कौन आके sue करने लग जाए अपने को, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं, वो नहीं कर सकता, राइट? अब यहाँ पे अपन कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल केसेस जिसमें थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है लॉ के हिसाब से, वो थर्ड पार्टीज कौन कौन होती है, समझे? पहली जो थर्ड पार्टी है, इन द केस ऑफ ट्रस्ट, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not party to the contract। beneficiary यानी जो फायदा उठाने वाली पार्टी। माइनर जैसे अपन ने एग्जांपल ली कि दो मेजर के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि इसको अपन पैसे देंगे माइनर को, तो माइनर क्या है यहाँ पे? बेनिफिशियरी। तो कोई बेनिफिशियरी अगर है तो वो थर्ड पार्टी होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी था, उसको पता था उसको पैसे मिलने वाले थे, आपने दोनों ने पैसे नहीं दिए, तो वो आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ट्रस्ट के केस में अंडरलाइन कर लो बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। सेकंड पॉइंट है आपका फैमिली सेटलमेंट के केस में। अब इसका एग्जांपल देख लो, सीधे एग्जांपल 14। Two brothers X and Y agreed to pay an allowance of ₹20,000 to mother। पार्टीशन हुआ प्रॉपर्टी का और उन्होंने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो अपनी मदर को 20,000 रुपए देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? X और Y के बीच में। बट लेटर दे डिनाइड टू अवॉइड इट, बाद में उन्होंने 20,000 देने बंद कर दिए। मदर कॉन्ट्रैक्ट में तो स्ट्रेंजर ही थी ना, उसका हिस्सा तोड़ना थी, दोनों भाइयों के बीच में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट तो, बट स्टिल शी कैन टू बोथ देयर सन इन द कोर्ट एंड आस्क फॉर अलाउंस, क्योंकि ये किस केस में आ रहा है? फैमिली सेटलमेंट के केस में।
फैमिली सेटलमेंट के केस में अगर आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको कैसा भी उससे फायदा हो रहा था तो आप उसके अगेंस्ट में स्यू कर सकते। चिन्नैया वर्सेस दमैया के केस में तो ये था कि एक थर्ड पार्टी एब्सोल्युटली अलग ही थी, राइट। हाँ, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था, राइट। तो उसमें आप ये समझा सकते हो कि भाई वो किसी भी, उसमें तो क्या ना, मामा जी और जो डॉटर थी उनके बीच में रिटन डीड थी, उस रिटन डीड को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया। बट यहाँ पे कोई रिटन डीड नहीं हुई मदर के साथ में, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो स्यू कर सकती है बिकॉज इट इज अ फैमिली सेटलमेंट, राइट। तो अपन ने 2 पॉइंट पढ़े इसमें एक्सेप्शन में। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, ट्रस्ट के बेसिस पे कौन सी कर सकता है, बेनिफिशियरी। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा इसमें, फैमिली सेटलमेंट के केस में जो भी फैमिली मेंबर है वो आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी थर्ड पार्टी कर सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर एक्स's वाइफ deserted him for ill treating her। एक्स हस्बैंड है, एक्स की वाइफ ने उसको बोला कि भाई ये मेरे साथ इल ट्रीट करता है, मारता है, परेशान करता है, एक्स की वाइफ ने ही बोला। उसके बाद एक्स ने जाके अपनी वाइफ के फादर, फादर का नाम दे रखा है मिस्टर पुरी, उनको जाके प्रॉमिस किया कि मैं अब उससे इल ट्रीट नहीं करूंगा। देखो, मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स पे फॉर मंथली अलाउंस, या तो मैं इसको प्रॉपरली ट्रीट करूंगा आपसे या फिर मैं इसको मंथली अलाउंस दूंगा। ठीक है, दो केस बोले। और ये प्रॉमिस जाके किसको किया, फादर इन लॉ को किया। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना, सन इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच में, राइट। बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड, ये प्रॉमिस करने के बाद भी उसने इल ट्रीट किया अपनी वाइफ को वापस से। यहाँ पर जो वाइफ है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फादर इन लॉ और सन इन लॉ के बीच में हुआ था, लेकिन ये मैरिज का सिनेरियो था और उसके पास पूरा राइट है कि वो हस्बैंड को जाके स्यू करे, उनसे मंथली अलाउंस क्लेम करे, इल ट्रीटमेंट का जो भी केस करना चाहे कर सकती है। तो वो इस केस में पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फादर इन लॉ और सन इन लॉ के बीच में, लेकिन दिस वाज अ मैरिज सेटलमेंट, और मैरिज सेटलमेंट में आप पार्ट नहीं हो तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकते हो। इस चीज में अपन, मैं शुरू से आप लोगों को काफी चीजें बता रही हूँ कि आपके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताने के लिए दे रखे हैं, राइट। उन एग्जाम्पल्स में और बहुत सारे केस लॉज अपने को नहीं लगते, इन्होंने बस ये समझाया आपको कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो 2 जने थे, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, तो वो किसी भी केस में जाके उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, मैरिज सेटलमेंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई असाइनमेंट समझते हैं क्या होता है, जो मैं देती हूँ उसके अलावा आता है। ट्रस्ट के केस में नेहा सिंपल सी चीज है कि जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा मिल रहा है, जो पैसा जिसको मिल रहा है, वो सू कर सकता है, चाहे उसके साथ आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो तो भी। ए बी को कितने पैसे देगा, 5,000, और बी किसको, बी सी को देगा 5,000। तो ए को बी को कितने पैसे देने, 5,000, और बी सी को कितना पे करेगा, 5,000। ठीक है, तो इस केस में ए पहले बी को दे, राइट, और बी किसको दे, सी को दे। तो अब इसमें कोई एक ऐसा कर सकता है कि पूरी चेन नहीं चलाए, ए बी को ना दे और सीधे जाके किसको दे दे, सी को। तो इस केस में बी ने ए को क्या कर दिया, असाइन, राइट। तो ए को बी को पैसे देने थे 5,000 और बी सी को जिम्मेदार था देने के लिए 5,000। तो पहले ए बी को दे, फिर बी सी को दे, तो इनमें आपस में डिसाइड हुआ कि ए ही डायरेक्टली किसको दे दे, सी को। तो बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, असाइन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो ये इन दो के बीच में था,
एक कॉन्ट्रैक्ट इन दो के बीच में था। तो इस वाले में जिसमें सी को पैसे देने हैं उसमें ए तो थर्ड पार्टी हो गया ना, थर्ड का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट हो सकता है। अब असाइनमेंट के केस में क्या बात हो रही है उसको देखो। Where the benefit under the contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि थर्ड पर्सन को आप कॉन्ट्रैक्ट असाइन करने को कह सकते हो। बी ए को कह सकता है, थर्ड पार्टी है, लेकिन वो ए को क्या कह सकता है कि तू मेरी जगह पैसे किसको दे देना, सी को। तो थर्ड पार्टी होते हुए भी वो ए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। अगर ए अग्री कर जाए तब तो ठीक है, ये बोले नहीं मेरे को तो सी की शक्ल भी नहीं देखनी, आपको दे रहा हूँ ना आप दे देना, तो वो भी सही है। बट एक बार जब अग्रीमेंट हो गया उसके बाद ए नहीं पलट सकता। ठीक, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल का मतलब जैसे ये पैसे नहीं देने थे, पैसे देने की जगह ऐसे मानो कि सिंगिंग की परफॉर्मेंस देनी थी, राइट, ए को सिंगिंग की परफॉर्मेंस देनी थी। ए अपनी जगह बोले कि मैं आज मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह मैंने अपने भाई को भेज दिया। पॉसिबल है क्या ये? आपने तो बुलाया शाहरुख खान को, शाहरुख खान ने कहा मैं नहीं आ सकता, पड़ोसी को भेज देता हूँ। बराबर सी तो बात है, राइट, मैं भेज रहा हूँ, मैं आऊँ चाहे मेरा भेजा हुआ बंदा है, बात एक ही है। तो ऐसा हो सकता है क्या? शाहरुख खान की जो पर्सनल स्किल है वो तो उसी की रहेगी ना, उसको कोई और तो नहीं चेंज कर सकता। तो पर्सनल स्किल के केस में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरी, हाँ हाँ वो तो वैलिड है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, टर्म्स ऑफ कंडीशन डाल सकते हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पर्सनल स्किल के केस में डेलीगेट नहीं कर सकता किसी और को। अगर वो कहे कि शाहरुख खान मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह सलमान खान आएगा, तो अगर आप राजी हो तो उस पर हाँ बोल सकते हो, लेकिन आप बोलो नहीं हमने तो शाहरुख खान के नाम से प्रचार किया है, शाहरुख खान का ही पूरा सब ब्रांडिंग करी है और वो नहीं आ रहा तो काम नहीं चल। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होने टाइम वो कंडीशन लगा दे तो आप सेव नहीं कर सकते, बट ऐसी कंडीशन कोई मानता नहीं। मैम हाउ द वाइफ ऑफ द मदर इज द थर्ड पार्टी और द, एक सेकेंड, wife or the mother is the third party to the like the contract is all about paying allowance to the mother or treating well to the wife, so they both are the subject to the contract। बेटा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, उनसे जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यश, लेकिन उनके साथ डायरेक्ट मत, उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस नहीं किया था कि पैसे दूंगा या ट्रीट नहीं करूंगा। उन्होंने मदर को डायरेक्टली मदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि 20-20 हजार रुपए आपको देंगे, भाई भाई ने आपस में किया था। दूसरे केस में फादर इन लॉ सन इन लॉ ने किया। तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनसे रिलेटेड हुआ तो भी वो थर्ड पार्टी मानेंगे। ठीक है, ट्रस्ट बने हुए रहते हैं बेटा, ट्रस्ट होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, वो वाला ट्रस्ट नहीं है जो आप समझ रहे हो इंग्लिश में। ट्रस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं। आप लोगों ने सबने वही ट्रस्ट समझा था कि ट्रस्ट बनाते हैं ना, सोसाइटीज बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्टीज होते हैं जिसमें, वो वाला ट्रस्ट है ये। हाँ जी, चलो नेक्स्ट इज अक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एस्टॉपल वाला पॉइंट समझाया कि आप लोगों को पहले, पार्टनर वाला है। अगर आप, तो जैसे आपने अपने आप को ओनर दिखाया और आपके ओनर के बिहाफ पे आपने किसी के साथ कोई डील करी, तो आप लाइबल हो जाओगे उस चीज के लिए। वो बताया था ना आपके दोस्त की बैग की शॉप है, राइट, और आपने ओनर बनाकर उसको बैग सेल कर दिया, तो उस केस में आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो ना, कॉन्ट्रैक्ट तो ओनर और कस्टमर के बीच में हुआ। जो भी सारे पेपर्स बनते हैं वो तो कंपनी के नाम से बनते हैं पेपर्स, तो कंपनी तो ओनर की हुई, राइट। सारी डीलिंग किसके बिहाफ पे हो रही है, कंपनी के बिहाफ पे। लेकिन आप थर्ड पार्टी होते हुए भी एस्टॉपल के केस में क्या हो जाओगे, बाउंड। एस्टॉपल वाला एग्जांपल किस किस को याद नहीं है, या कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर नहीं है, सबको क्लियर है? उस जमाने में बात किया करते थे तुम, आजकल जो बैठते हो, राइट। तो आप समझ लो बेटा, एस्टॉपल की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका दोस्त है
जो कि बाहर चला गया और आप उसके भी आप पे उसकी शॉप का ध्यान रखते हो। जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन सभी कस्टमर्स को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप ही ओनर हो, ठीक, और आपने उनके साथ डील कर ली। याद आ गया? तो उस केस में आप बाउंड हो जाओगे ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन एस्टॉपल। तो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के नाम कंपनी के नाम पे हो रहे हैं आपके साथ में, लेकिन फिर भी आप थर्ड पार्टी होते हुए क्या हो जाओगे, बाउंड। पढ़ो इसका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन। इस केस में अगर बी अगर पे नहीं कर पाता है तो उस केस में सी भी स्यू कर सकता है और ए भी स्यू कर सकता है इस केस में बेटा, राइट। क्योंकि वो थर्ड पार्टी वैसे तो है, लेकिन वैसे अपन जनरल कोर्स में बात करें यश, तो थर्ड पार्टी होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट तो आप सी के साथ कर ही जाता ना इनडायरेक्टली, थर्ड पार्टी होते हुए भी उसको स्यू कर सकते हैं, ये बात है। फर्स्ट स्यू तो ए करेगा लेकिन सी कर दे तो भी कोई दिक्कत। आगे समझ में एक्नॉलेजमेंट वाला पॉइंट, एस्टॉपल वाला पॉइंट, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पॉइंट इज इन द केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कॉवेनेंट का मतलब लिख लो अग्रीमेंट, 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 कॉवेनेंट वर्ड का मीनिंग अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। दो जमीन है जो एक साथ लगी हुई, ठीक है, एक तो जमीन है अपनी ए और एक जमीन है अपनी बी, गॉट इट। वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। उन दोनों जमीन का ओनर एक ही जना है। एक तो है आपकी एग्रीकल्चर लैंड, उसमें he sold the land, other land containing a condition that he can never be used for industrial purpose। उसने दोनों लैंड सेल कर दी, लेकिन बायर को ये कंडीशन लगा दी कि ये इतना जो पर्टिकुलर पार्ट है लैंड का, ये आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे 70% लैंड तो आप अपने हिसाब से यूज कर लो, इंडस्ट्री बनानी है, मॉल बनाना है, जो बनाना है कर लो। 30% जो उसके साथ में दूसरी लैंड है वो आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। ये सेल करते टाइम सेलर ने कंडीशन लगा दी थी, ठीक है। ये कंडीशन लगाई सो एज टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम पोल्यूशन। Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land। ये कंडीशन किसके साथ अटैच्ड है, लैंड के साथ में। अब बायर को बेचा, बायर ने ये कंडीशन फुलफिल करी, बायर की हो गई डेथ, उसका जो बेटा है उस बेटे ने, क्या प्रॉब्लम है, क्या सुना है? व्हाट डिड यू हियर, क्या पढ़ा है मैंने? आज पढ़ के बता दो क्या पढ़ा। चारों जने, हाँ जी, हाँ क्या बताए थे? हाँ वेरी गुड, हाँ जी, मामा जी, वेरी गुड। कहाँ लग गई थी? कहाँ लगी? वो सबको एंगेज कर लिया बेटा, हाँ, इतना इम्पोर्टेंट था? वहां खड़े होके देखना कि कौन चुप रहे यहाँ पर है बेटा। नहीं ज्यादा नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, बट अब इतना इतनी परेशानी नहीं थी मेरे ख्याल से, राइट। हाँ तो अब आगे अपन इसी को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं सुना तो अब रहने दो आप लोग। तो उस केस में उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि इतना पार्ट ऑफ द लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड पे आप इंडस्ट्री का काम नहीं करोगे। ये बायर को कह दिया, इस कंडीशन पे लैंड बिक गई, सारा सौदा पैसा वैसा सब हो गया, ठीक है। अब जो बायर है कुनाल, उसकी हो गई डेथ, ठीक, बायर, सो बायर की हो गई डेथ। बायर के बाद जो सक्सेसर आए, उसके बच्चे आए, उसने उस पर्टिकुलर जमीन पे, एग्रीकल्चरल जमीन पे क्या बना दी, इंडस्ट्री, ठीक। उसने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो आप मेरे पिताजी के बीच में और आपके बीच में हुआ था,
तो वो ये बोलेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने का राइट हर एक जने को है जिसके पास ये जमीन ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी थी। और क्योंकि ये कंडीशन लग गई है तो फादर तो फॉलो करेंगे ही, फादर के बाद जो सक्सेसर्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। वो ये नहीं कह सकते हम तो थर्ड पार्टी हैं, हमें तो फादर से गिफ्ट में मिली, हम इस लैंड पे तो हम मॉल बनाएंगे ही बनाएंगे। लाइफ लॉन्ग उस एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडस्ट्री नहीं स्टैब्लिश हो सकती जब तक सेलर या सेलर का सक्सेसर उस कंडीशन को खत्म नहीं कर दे। सक्सेसर, हाँ वो अलग चीज बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी सिर्फ अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, शुरू की 3 लाइन सुनी। तो उस केस में कोर्ट डिसाइड कर लेता है, आप कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। सक्सेसर नहीं हो तो अभी अभी बताया कोर्ट डिसाइड कर लेता है, ठीक है। बैग जमाना बंद मत शुरू मत करो, लास्ट के अलावा एक टॉपिक एक पेज और बचा है, ठीक है। 7th पॉइंट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। अगर आपके बिहाफ पे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट, तो उस एजेंट को भी स्यू किया जा सकता है और वो भी किसी थर्ड पर्सन को स्यू कर सकता है, राइट। तो एजेंट बाय एजेंट वर्क करता है किसी के बिहाफ पे, तो वो कहलाता तो थर्ड पर्सन है, लेकिन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सारी ओनर जितनी होती है, राइट। तो अपन ने थर्ड पार्टी में ये पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो सूट फाइल कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा इसमें अपन ने, हाँ? ये तो अपन मान ही में बाय डिफॉल्ट, माइनर का कॉन्सेप्ट सिर्फ माइनर में ही मानेंगे, तब होता तो दोनों भी, लेकिन अपन बाय डिफॉल्ट मेजर वाली सिचुएशन ही मानते हैं, वरना तो हर बार लिखना पड़े साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालीफाइड। यस एवरीबॉडी फोकस। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कॉपीज बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो। फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट के केस में किसको मिल जाएगा, कौन है थर्ड पर्सन बेनिफिशियरी। सेकंड पॉइंट क्या था, फैमिली सेटलमेंट में जो फैमिली मेंबर है उसको मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। फोर्थ पॉइंट असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद फिफ्थ पॉइंट एस्टॉपल, एस्टॉपल के बाद, एस्टॉपल के बाद, एस्टॉपल के बाद है आपका अग्रीमेंट लीज, ऐसे कर सकते हो, कॉवेनेंट भी बोल सकते हो। कॉवेनेंट के बाद में एजेंट, क्लोज योर बुक्स स्ट्रिक्टली, किसी की भी बुक खुली हुई नहीं होनी चाहिए। तो वंस अगेन द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट इज कुछ ट्रस्ट बोल रहे हैं, कुछ बेनिफिशियरी बोल रहे हैं, एक ही बात है, जानबूझ के बोल रहे हैं पीछे वाले, है ना। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, फोर्थ इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज, सिक्स्थ इज covenant, sixth is, sixth is, seventh is page number 1.40। किसने कहा था इतनी जल्दी बचाने को, हाँ तो खोल लो। जिनके बैग में बैग पहुंच गई, उस बैग में पहुंच गई बुक, उसका तो क्या कर सकते हैं, निकाल के खोलो। हाँ तो असाइनमेंट तो देंगे आपको। तो पेज नंबर 1.41, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दो ही दे रखे हैं इसमें खाली, अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कल 5 मिनट में ये चैप्टर फिनिश होगा। इन क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप पूछेंगे, तो ये मुझे एक्सक्यूज मत देना कि मैम नोट्स बनाए थे तो क्वेश्चन आंसर नहीं करे। क्वेश्चन आंसर को प्रायोरिटी पे रखोगे, क्वेश्चन आंसर में डाउट आता है तो पूछोगे, एंड वी विल फिनिश द चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4, ठीक है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यदि हम बाय लैंड भेज दे तो भी ये रूल खत्म हो जाएगा। नहीं, ये रूल तब तक चलेगा जब तक जो मेन सेलर था वो या उसका सक्सेसर जिनमें वो इसको कैंसिल ना करे, तब तक चलेगा, कितनी लैंड कितने बायर्स को पहुंचती जाए।
Any other doubt online students? बेटा 4 में बता चुके हैं आंसर. Now I'm not repeating. अभी